शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। टॉक शो में उनका नाम ज़ियाउर रहमान साहब वर्ग हैं, जो शफीकुद्दीन रहमान के होते हैं। तो उनका टॉक शो में हमारे बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। और जिया भाई आप बताइए अपने बारे में थोड़ा बहुत, आपका कैसा सफर रहा। और मैं आप लोग को एक बात और बता दूं, ये जो शख्सियत इस टाइम हमारे सामने टॉक शो में बैठे हुए हैं, इनका ताल्लुक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी रहा है। 2005 और 6 में ये कैबिनेट भी थे। तो जिया भाई बहुत बहुत आपका टॉक शो में हमारा स्वागत है। और आप क्या कहना चाहते हैं अपने बारे में थोड़ा बताइए, जो हमारे व्यूअर्स हैं। मैं बस अपने बारे में तो कुछ खास नहीं बताना चाहता, लेकिन ये है कि मुझे अल्लाह का करम है, इस बात की खुशी और फख्र है कि मेरे दादा मोहतरम बख्श साहब ने मुझे खासतौर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऐसे दायरे के अंदर उनके जरिए तालीम हासिल करने का मौका मिला, जिसकी की पहचान और जिसने सिर्फ इस देश के लिए बहुत कुछ दिया है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर करके लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अपने देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं और एक अजीम मिसाल भी पेश कर रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि मुझे उस दायरे से तालीम हासिल करने का मौका मिला। मैं 2005-6 में कैबिनेट रहा और उसी साल में एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट और एक्टिंग सेक्रेटरी बनने का मौका भी मुझको मिला। और उसके बाद क्योंकि मुझे राजनीति के घराने में मैंने आंखें खोली थी, दादा मोहतरम बख्श साहब कोई मोहताज नहीं है किसी तारीफ के या किसी पहचान की उनके यहाँ पर, लेकिन मैंने जो राजनीतिक घराने में आंखें जरूर खोली। लेकिन खुशी की बात यह है कि बख्श साहब की जो एक पहचान है सिर्फ एक राजनीतिक नेता होने के नाते नहीं बल्कि एक ईमानदार और एक अपनी कौम के लिए पहचान रखने वाली शख्सियत के नाम पहचान उनकी पूरे देश नहीं दुनिया के अंदर है। तो मैंने जो उनसे बहुत कुछ सीखा है अपनी जिंदगी के अंदर, और उन्होंने आज मैं ये कहूँ तो मुझे कोई परहेज नहीं होगा, दादा मोहतरम के ही जरिए आज इस मुकाम पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे विधायक बनाया कुंदर की विधानसभा से। 2017 के चुनाव के अंदर मैं संभल विधानसभा से चुनाव लड़ा था AIMIM से। उस टाइम AIMIM का कोई पहचान खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं थी क्योंकि पहला चुनाव था। लेकिन उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 17-18 दिन के इलेक्शन के अंदर मुझे 62,000 वोट मिले और मैं सेकंड पोजीशन पे रहा, रनर रहा। तो यहाँ के लोगों ने भी बहुत मुझे मोहब्बत और प्यार दिया था। मैं तैयारी संभल विधानसभा से कर रहा था, लेकिन कुछ हालात ऐसे बन गए कि कुंदर की विधानसभा से मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन कुंदर की विधानसभा के सम्मानित लोगों का, बुजुर्ग नौजवान और माँ बहनों का मैं शुक्रगुजार हूँ। जितनी मोहब्बत और तवक्को की मुझे उम्मीद थी उससे कई गुना ज़्यादा उन्होंने मोहब्बत से नवाजा भी और मुझे वोट देकर के एक ऐतिहासिक जीत दी। चलिए, वो कहा जाता है, वो कहते हैं ना कि जो अब यहाँ से बरसेगा जे आम हों तो किससे भी जरूर उंगलियां भी उन्हीं जो जो आपको गलत कह रहा है उसको कहने दें, मैं इसको बोल रहा हूँ। उसकी मिसाल आपके सामने आज हमारे टॉक शो में मौजूद है। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे मेरा विधायक जी ये है कि जिस तरह से इस टाइम देश के हालात हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए लेकिन वो हो रही हैं, और उस पर आपका क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहते हैं कि जो इस टाइम देश के हालात हैं जी वो बहुत पसमानदा हैं और नाकाबिले बर्दाश्त हैं। क्योंकि जो इंसान, जो भी नागरिक देश से मोहब्बत करता है, तो मैं समझता हूँ चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू समाज से ताल्लुक रखता हो, वो आज देश के हालात से खुश इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इन हालात से देश हमारा बहुत पीछे जा रहा है और देश को जोड़ने की जगह देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं और आज जो सूरत हाल पूरे देश के अंदर बनी हुई है, खासतौर से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो कि RSS की एक विंग है, वो जिस हिसाब के हालात देश के अंदर पैदा कर दिए, शायद इस देश की आज़ादी के बाद से अब तक ऐसे हालात नहीं हुए थे। और हमें अफसोस है कि जिस उम्मीद और मेहनत और अपनी जान की कुर्बानी देकर के हमारे बुजुर्गों ने हजारों लाखों की तादाद में उलमा हमारे शहीद भी हुए, उनको देश आज़ाद कराने का मकसद ये नहीं था कि आज इस देश के अंदर फिर से वो हालात पैदा हों जो कि वर्षों पहले रहे। लेकिन आज जो हालात हैं, मैं दरख्वास्त करूंगा अपने खासतौर से नौजवानों से
मुस्लिम समाज के लोग तो वो इस चीज को मानते हैं, लेकिन नॉन मुस्लिम समाज से ये कहूंगा कि अभी समझो, अगर अभी इन हालात को समझ करके देश को सुधारने का काम नहीं करोगे, क्योंकि देश का भविष्य आप लोग हो, तो आने वाले वक्त में जब मुस्तकबिल के अंदर आपके मुस्तकबिल के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है और जो देश की विकास के, देश की तरक्की के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, तो तब वक्त इतना आगे नहीं बढ़ जाए कि फिर कुछ आप चाह करके भी कुछ कर नहीं पाए और देश हमारा बहुत ज्यादा पिछड़ गया। अच्छा, दूसरी चीज ये कहा जाता है कि आपने जैसे देखा होगा, बीजेपी ने मैनिफेस्टो आया था इनका, तो उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनती है तो बिजली फ्री करेंगे। उनके मैनिफेस्टो हमेशा ऐसे ही रहता है, कहते तो बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पाते, उस पर क्या कहना है? जुमलोबाजी की सरकार है, जुमले बोल करके पहले वादे करना, उसके बाद में अपने वादों से नकार करके। ताज्जुब की बात यह है जो इस देश के इस वक्त गृह मंत्री हैं, पहले जब सरकार बनी थी केंद्र के अंदर, उन्होंने वादा किया था कि हम अगर आएंगे तो 15 लाख रुपए हर नागरिक के अकाउंट में देंगे। तो 15 लाख तो छोड़िए, मुझे कोई एक नागरिक ऐसा बताइए जो ये कह सके कि हमारे अकाउंट में 15,000 रुपए, 1,500 रुपए की अगर इन्होंने दिए हो। तो लोगों को गुमराह करना, ये खाली आप नागरिकों के साथ लोगों को गुमराह नहीं कर रहे, उनके साथ एक धद्दा मजाक है। और आप फिर बाद में जब सरकार बन जाती है, किसी चैनल पे इस देश के गृह मंत्री से क्वेश्चन किया जाता है कि आपने वादा किया था, उस वादे को पूरा नहीं किया, तो अफसोस की बात है, वो कहते हैं कि वो तो हमारा जुमला था। अगर जुमलों की सरकार ऐसी है, आप लोगों के साथ धोखाबाजी अगर आप कर सकते हो, मंच पे बोल करके धोखा कर सकते हो, तो आपसे हर कुछ एक्सपेक्टेड है, आप कुछ भी कर सकते हो इस देश के लिए और नागरिकों के लिए कुछ भी गलत कर सकते हो। रही बात बिजली फ्री करना या गड्ढा मुक्त सड़कों की भी बात हुई थी जब 2017 में बनी थी कि गड्ढा मुक्त सड़कें बन जाएगी। सड़कें गड्ढा मुक्त तो छोड़िए, सड़कों में गड्ढे नहीं है, इस समय गड्ढों के अंदर सड़कें बनी हुई है, यह हकीकत है। आप देखिए नजीर उत्तर प्रदेश में, तो मैं बाद में जाऊंगा, पहले तो मैं अपने यहाँ से शुरुआत करता हूँ। मैं हमीरी जो कुदर की विधानसभा है, उसके अंदर इतनी जो कुछ रोड है ऐसी इतनी खस्ता हालत में है, जैसे कि डींगरपुर से कुदर की मार्ग चलाता है, एक हमीरपुर का है मुंडा पांडे में, ऐसे बहुत सारे सड़कें हैं जहां पर मतलब जहां कार नहीं निकल सकती, तो सोचिए आप वहां से आदमी साइकिल से कैसे निकल सकता है। इतनी बुरी हालात सड़कों की हुई है। 15 लाख की बात करते हो, गड्ढा मुक्त की बात करते हो, बिजली फ्री की बात करते हो, रोजगार देने की बात करते हो, महंगाई कम करने की बात करते हो, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हो, लेकिन अफसोस है ये सारे आप इनके जुमले हैं और इन्होंने किसी भी अभी तक अपने काम के अंदर ये कामयाब नहीं हो पाए। आज आप उठा करके देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। आज मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जब से सरकार बनी है, PWD का अभी तक पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई नया विभाग का काम मंजूर नहीं हुआ है। स्वास्थ्य विभाग में जहां दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं और कहीं दवाइयां हैं तो वो एक्सपायर हो रही हैं, ये कितनी हमारे लिए शर्म की बात है। और इसका उजागर जो किया था, जो उनके उप मुख्यमंत्री जी हैं ब्रजेश पाठक जी ने किया था। आप विद्युत विभाग में देखिए, इतनी हालत खस्ता, कागजों में कहते हैं कि हम 18, 20, 24 घंटे लाइट दे रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर बिल्कुल अलग है। वहां पर लाइट मिल पाना मुश्किल से 2-2, 3-3 दिन के अंदर 5-5 घंटे लाइट मिल पा रही है। जहां पर ट्रांसफार्मर बदलने चाहिए, क्षमता वृद्धि होनी चाहिए, जर्जर लाइन बदलनी चाहिए, कोई पैसा नहीं है। ये जो नगर और देहात के लिए कॉलोनी देते थे गरीब लोगों के लिए, आज सरकार बनने के बाद से 1 रुपया भी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने कहीं भी किसी विधानसभा, किसी जिले के अंदर 1 रुपया भी नहीं दिया। तो हमें अफसोस है कि ऐसी सरकार ये चला रहे हैं या मजाक कर रहे हैं। ऐसी सरकार अगर नहीं चलती तो हम कहते हैं नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा देना चाहिए और किसी दूसरे को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि नंबर आपके पास बड़ा है, हम मानते हैं, लेकिन सरकार चलाना जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। अगर लोगों ने यहाँ तक पहुंचाया तो आप सही स्वरूप से दिखाई दे रहे हैं, और अगर सरकार चलाने में नाकाम है तो नैतिकता के आधार पर जो घटनाएं वगैरह इतनी सारी होती है, इस्तीफा दीजिए और दूसरे को मौका दीजिए कि वो सरकार चला करके जो जनता की जो समस्याएं हैं जमीनी स्तर से दूर कर सकते हैं। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल सरकार फेल है अपने काम में इस टाइम, बिल्कुल पूरी तरह से फेल। एक तरह से जनता को गुमराह किया जा रहा है, और जो विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये जो नारा है ये फेल होता हुआ दिख रहा है आपको। ये बीजेपी का जो कुछ भी नहीं है नारे में, सिर्फ हवाई नारा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। आज देश की आप देखिए संपत्तियों को बेच करके सरकार खा रही है, मतलब खर्चे नहीं उठा पा रहे, अपनी सरकार लोगों की सुविधा नहीं दे पा रहे। इसलिए कभी पता चलता है एयरपोर्ट को बेच देते हैं, कभी मालूम चलता है इंडियन एयरलाइन को बेच देते हैं,
कभी स्वास्थ्य बीमा को बेच देते हैं, तो कभी पावर उसको बेचने के रेलवे को निजीकरण की बात करते हैं। अभी आपने देखा होगा एक जो विद्युतीकरण जो हमारे हाइडल से रिलेटेड जितने भी कर्मचारी हैं, उन्होंने धिक्कार दिवस के रूप में मनाया था अभी एक हफ्ता पहले। मतलब उन्होंने धिक्कार दिवस के रूप में इसलिए मनाया इस चीज के ऑब्जेक्शन में कि वो इसको निजीकरण करना चाह रहे हैं। तो आप जो सरकारी की जगह प्राइवेट को देखो, तो प्राइवेट ये नहीं देखेगा कि कितना रोजगार कितने लोगों को देना है, उसका मकसद ये होगा कि मैं पैसे इतने लगा रहा हूँ, मेरे पास रिटर्न कितना है, लोगों को सुविधाएं मिले या नहीं मिले, इसका उससे कोई मकसद लेना देना नहीं है। तो इसलिए आज देश का हालात बहुत खराब है। देश की सरकार ना तो प्रदेश गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट चला नहीं पा रही इसी तरह। अच्छा, जैसे कि आप यहाँ से विधायक हैं, तो आप क्या सोचते हैं जनता के लिए किस तरह से उसका करा जाए? मैं तो जनता की नहीं सोचता हूँ कि जो जनता की खास तौर से समस्या है जी। अब मिसाल के तौर पे अगर कोई मसला होता है तो उनके निजी पुलिस से मुतालिक मसला होता है, तहसील कचहरी का कोई मामला है, तहसील का मामला है या जिला, तो उनका तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनका समस्याओं का समाधान कर सकूँ। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका कि मैं चाह करके भी समाधान नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार की जो पॉलिसी है उस वजह से हम लोग फेल। वजह ये है कि जहां हम चाहते हैं सड़कों की हालत खस्ता है, हम बनवाना चाहें, जब सरकार पैसा नहीं दे रही, निधि के उसमें हम छोटे छोटे मरम्मत के काम करा सकते हैं, रास्ते बनवा सकते हैं। लेकिन जहां 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रास्ते हैं, तो जब सरकार PWD के द्वारा धन आवंटित करेगी उनको विभाग को, तो तभी हम उसके अंदर कुछ कर सकते हैं। जहाँ विद्युत का मसला है वहां भी हम इनकी पॉलिसी पैसा नहीं देने की वजह से हम समस्या नहीं दिला पा रहे, माफी चाहता हूँ कि उनको सुविधा नहीं दिला पा रहे। और जहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था है, जहाँ से उपकेंद्र बने हुए स्वास्थ्य वहां पर जिस जगह जरूरत है बहुत सी चीजों की, तो वहां पर उनको वो चीजें नहीं मिल पा रही। वहां पर उनको बहुत सी चीजें नहीं मिल पा रही, जैसे कि अपना अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, CT स्कैन होना चाहिए, और तो ये चीजें सारी चीजें सरकार के खिलाफ ही है। मतलब हाँ, मतलब कहीं ना कहीं जो आपके काम और हमें इस चीज की तकलीफ होती है कि हम चाह करके भी सरकार के जरिए हम चाहते हैं कि वो काम मिले, जबकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार विधानसभा जरूर पहुंचा, लेकिन दादा मोहतरम भक्त साहब से मुझे तजुर्बा मिला है, उसके नाते मैंने पहली बारी विधानसभा में नियम 51 के तहत, नियम 301 के तहत याचिकाएं, तारांकित क्वेश्चन, सब तरीके मैंने क्वेश्चन लगाए हैं, लेकिन उन क्वेश्चन का जवाब भी मुझे कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं। अच्छा, अभी तक नहीं मिला? मतलब कुछ के जवाब आए, लेकिन उसमें बस यही है कि ये चीज मुमकिन नहीं है, ऐसा ये नहीं हो सकता, उसमें क्या फॉर्मेलिटी। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे और बहुत बहुत कीमती वक्त दिया ज़ियाउर रहमान साहब आपने। और अगर ये आप लोग को टॉक शो अच्छा लगे तो इस टॉक शो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, शुक्रिया बहुत बहुत साहब। शुक्रिया, मैं आपके लिए भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होने के नाते मेरे एक आप छोटे भाई हो, जूनियर हो, और आप जो ये टॉक शो चला रहे हैं, अपना जो न्यूज आपने जो एक चैनल यूट्यूब पर चला रखा है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आने वाले वक्त के अंदर आप और तरक्की करेंगे और इसी तरह से अपनी जो चीज़ें हैं, कमियां हैं सरकार की, उसको उजागर करेंगे और अपनी कौम के लिए आप अपना काम करेंगे। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत।